नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आजकल अधिक व्यस्तता के कारण कुछ देर हो गई नई वीडियो बनाने में, लेकिन अब प्रयास करूंगा कि आगे लगातार कम से कम 2-3 दिन में एक वीडियो अवश्य डालूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 19वीं शताब्दी में बंगाल में नील विद्रोह। नील विद्रोह के कारण, उसका प्रसार और उसका परिणाम। मित्रों, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश पीरियड में बहुत सारे कृषक विद्रोह हुए। तो उसी श्रृंखला में ये विद्रोह भी था जिसे नील विद्रोह या अंग्रेजी में जिसे इंडिगो रिवोल्ट के नाम से हम जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और यदि वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें और अपने कमेंट भी किया करें। मैं ये निवेदन इसलिए करता हूं कि इससे थोड़ा हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हमें भी एक संबल मिलेगा जिससे मैं लगातार इस विषय पे काम करता रहूं आगे। तो आइए आज की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, भारतीय किसानों को औपनिवेशिक शोषण, औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों, नई भू राजस्व प्रथाओं, जैसे आपने देखा बंगाल में बहुत सारे प्रयोग किए गए भू राजस्व के, और बाद में जहां जहां बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में हर जगह अलग अलग भू राजस्व की नीतियों का प्रयोग किया गया। इसी तरह से औपनिवेशिक प्रशासन का जो स्वरूप था, जो न्यायिक पद्धति थी, और साथ ही साथ किसानों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार होते थे, उनका शोषण होता था। हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हो गया, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। तो इस तरह से भारतीय किसानों की अनेक शिकायतें थी। उपनिवेशवाद ने देश के कृषि ढांचे को परिवर्तित करके किसानों को असहाय बना दिया। बड़े जमींदारी क्षेत्रों में देखा जाए तो किसान जमींदारों के दया के ऊपर निर्भर हो गए। जमींदारों ने उनको बेगार करने के लिए बाध्य कर दिया। बहुत सारे किसान साहूकारों के चंगुल में फंस गए। तो जिन क्षेत्रों में रैयतवारी व्यवस्था थी और सरकार ने वहां भी भारी भू राजस्व लगाया, तो इन सब ने किसानों को साहूकारों एवं महाजनों से बदला लेने के लिए उकसाया। धीरे धीरे विस्तृत क्षेत्रों में किसानों की दशा बिगड़ती चली गई, बहुत बड़े क्षेत्र में, और उनकी स्थिति बटाईदार जैसी रह गई, या दूसरे शब्दों में कहें तो भूमिहीन कृषक मजदूरों की जैसी उनकी स्थिति हो गई। उनकी जमीनें जमींदारों, व्यापारियों, महाजनों और धनी किसानों के हाथ हस्तांतरित होती गई, चली गई, क्योंकि वो कर्ज में डूब जाते थे। तो धीरे धीरे जो है उन पर ये साहूकार, महाजन, व्यापारी इत्यादि कब्जा कर लेते थे। तो किसानों ने प्रायः अपने शोषण एवं प्रताड़ना के विरुद्ध अनेक प्रतिरोध किए। संगठित रूप से उन्होंने उसका विरोध किया। धीरे धीरे उनमें जागरूकता आई। चाहे उनका शोषक जो है वो देशी शोषक रहा हो या विदेशी शोषक रहा हो, उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किए। तो इससे जो है किसान और जो साम्राज्यवादी सरकार थी वो आमने सामने आ गए। तो इस कड़ी में आज हम इंडिगो रिवोल्ट या बंगाल के नील विद्रोह की चर्चा करते हैं। नील विद्रोह 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था बंगाल में, और नील विद्रोह को बंगाल में नील विरोध के नाम से जाना जाता था। और तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि विद्रोह था, जो कि इंडिगो प्लांटर्स के ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस, या आप कह लीजिए कि उनके अत्याचारपूर्ण कार्यों के विरोध में किया गया था। और ये जो इंडिगो प्लांटर्स थे, या जिनको हिंदी में आप कहते हैं निलहा, तो ये जो निलहे थे, ये लोग जो है ज़्यादातर ये लोग तो ब्रिटिश ही थे, और उसके अलावा ये भारतीय किसानों को नील की खेती
करने के लिए बाध्य करते थे, क्योंकि ये एक कैश क्रॉप जिसे कहा जाता है था। और किसान जो थे वो फूड क्रॉप्स या आप कह लीजिए कि खाद्यान्न का उत्पादन करना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती उनसे नील की खेती कराई जाती थी। तो नील की खेती के बहुत सारे कारण थे, जिनमें से कुछ मुख्य कारण जो थे वो इस प्रकार से थे कि नील की खेती जो है वो जबरदस्ती कराई जाती थी। मतलब नील की खेती जो है, आप कह सकते हैं कि इंडिगो कल्टीवेशन पॉलिसीज जो थी वो बहुत ही गलत थी। जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे या निलहे जो थे, उन्होंने जो है भारतीयों को नील की खेती अपने जमीन के एक हिस्से पे, अब जैसे कभी कहीं इसे तिनकठिया सिस्टम भी कहा जाता था कि यानी 3 बिस्वा जमीन में नील की खेती करें, तो उसके लिए उनको बाध्य किया जाता था। तो नील की खेती पर एकमात्र यूरोपीय लोगों का अधिकार था। विदेशी लोग जो किसानों को नील उगाने के लिए बाध्य करते थे और उन्हें अकथनीय दमन का शिकार बनाते थे। तो प्रारंभ से ही जो नील की खेती थी ये किसानों के हित में नहीं थी, और ये अत्यंत अत्याचारी नीति के तहत होती थी, जिसमें किसान को बहुत हानि उठानी पड़ती थी। यूरोपीय लोग किसानों को थोड़ा सा धन, उनको लालच दे करके थोड़ा सा उनको एडवांस, जिसे आप कह सकते हैं अग्रिम राशि के रूप में थोड़ा सा धन दे देते थे, और बलपूर्वक जो है उनसे छल पूर्वक अनुबंध कर लेते थे। किसानों के साथ जो है बहुत ही अनुचित और छलपूर्ण अनुबंध कर लेते थे, एक एग्रीमेंट कर लेते थे, और उनको थोड़ा सा एडवांस दे करके, उनको अग्रिम धन दे करके उनको फंसा लेते थे, और बाद में जब नील की खेती पूरी हो जाती थी तो उनको जो भुगतान था वो बहुत कम मात्रा में करते थे। तो इस तरह से नील उगाने का जो पैसा किसानों को दिया जाता था वह नील के बाजार भाव से बहुत ही कम होता था। बाजार में नील की जो कीमत होती थी उससे बहुत ही कम होता था। तो बंगाल के गवर्नर जेवी ग्रांट ने लिखा है कि झगड़े की मुख्य जड़ किसानों को कुछ भी दिए बिना नील पैदा करने के लिए मजबूर करना होता था। और दूसरी बात यह थी कि किसानों को उनकी सबसे अच्छी जमीन पर नील उगाने के लिए बाध्य किया गया, और जबकि किसान उसके ऊपर खाद्यान्न उगाना चाहते थे, जिससे कि यानी गेहूं चावल पैदा करना चाहते थे जिससे कि उनका पेट भरे। खासतौर पे चावल की फसल उगाना चाहते थे। बंगाल में चावल ज़्यादा खाते थे, आज भी खाते हैं। तो फसल के समय किसान ठगा जाता था, ठगा हुआ महसूस करता था, और उसे नील की खेती कराने वाले जो ब्रिटिशर्स थे या नील के जो प्लांटर्स थे, निलहे थे, उनके कारिंदों को भी किसानों को घूस देनी पड़ती थी। किसान जो है वो कारिंदों से, क्योंकि वो तो स्वयं आते नहीं थे वसूली करने के लिए, निलहों ने कारिंदे छोड़ रखे थे, और कारिंदों को भी किसी तरह से अपनी तरफ करने के लिए या थोड़ी सी सुविधा प्राप्त करने के लिए उनको भी किसान घूस देते थे। और कभी कभी तो इस तरह से, लेकिन जो कारिंदे थे वो बलपूर्वक उनसे वसूली किया करते थे, और किसान जो है वो ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वो उनका मुकाबला कर सकें। तो इस तरह से उनको जबरदस्ती अग्रिम राशि दे दी जाती थी, और वो इतने गरीब होते थे कि किसान की मजबूरी में उनको वो राशि लेनी पड़ती थी। तो अग्रिम राशि का उपयोग नील मालिकों द्वारा किसान को नील की खेती के लिए मजबूर करने के लिए ही किया जाता था। तो चूंकि ये अनुबंध बहुत ही छल से किए जाते थे, छलपूर्ण होते थे, तो छलपूर्ण अनुबंधों आदि में समय लगता था और ये कष्टकर प्रक्रिया थी। अतः नील मालिकों ने किसानों के ऊपर एक तरह के से
आतंक के राज्य की स्थापना की। वो उनका आर्थिक शोषण करने लगे, उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार करने लगे। अब जैसे कई बार किसानों का अपहरण कर लिया जाता था, उनको गैर कानूनी ढंग से पकड़ लिया जाता था, उनको गोदामों में बंद किया जाता था, कर दिया जाता था। स्त्रियों और बच्चों को भी सताया जाता था, उनकी स्त्रियों का अपहरण कर लिया जाता था। और इसी तरह से उनके घरों में कई बार आग लगा दी जाती थी, किसानों के घरों में। उनके पशुओं को भी खोल लिया जाता था, तो लूट मार कर किया जाता था। उनके जो खाद्यान्न की फसलें थी उनको नष्ट किया जाता था। तो इस तरह से अनेक तरह के अत्याचार और शोषण के तरीके अपना करके ये नीलहे जो है किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनके साथ बल प्रयोग करते थे, उनके साथ जबरदस्ती करते थे, और उन्होंने पूरा आतंक मचा रखा था। तो इसके लिए उन्होंने जो है लठैतों को भी किराए पर ले रखा था। तो इस तरह से किसानों की आर्थिक दशा निरंतर खराब होती जा रही थी और उनको इससे कोई लाभ नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि उनकी अपनी खेती बाड़ी जो थी वो भी नष्ट हो रही थी। एक्सक्यूज मी। खाद्यान्न उत्पादन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा था। वो पूरी तरह से अपने खाने पीने के लिए चावल का उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। तो नील विद्रोह का कारण आप के समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कितने अत्याचार किसानों के ऊपर कर रहे थे। ब्रिटिश अधिकारी जो थे वो भी मिले हुए थे। अब दिक्कत यह थी कि अगर किसान सरकार के पास शिकायत लेके जाएं तो वो शिकायत कौन, जो सारे अधिकारी थे वो अंग्रेज थे, मजिस्ट्रेट वगैरह अंग्रेज थे। उनका उठना बैठना इन नीलहों के साथ होता था, उनके साथ उनकी मित्रता हुआ करती थी। तो इसलिए वो भी किसानों की मदद नहीं करते थे। तो किसानों को अब ये लगा धीरे धीरे, कहते हैं ना कि जब अत्याचार असहनीय हो जाता है तब विद्रोह प्रारंभ होता है। तो यहां भी हम ये देखते हैं कि किसानों द्वारा प्रतिरोध का प्रारंभ हुआ। 1859 ईस्वी तक आते आते स्थिति ये हो गई कि जो नीलहे थे उनका अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि 1859 आते आते बंगाल नील विद्रोह के आंदोलन के चपेट में आ गया। जबकि ऐसा लगता था कि रैयतों के मामले को सरकार का समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 17 अगस्त 1859 को कालारोवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंद कार ने एक घोषणा की कि रैयत अपनी भूमियों में अपनी पसंद की फसलें बोएंगे तथा पुलिस उनकी नीलहों से रक्षा करेगी। तो हेमचंद्र कार की यह घोषणा पूरे बंगाल में फैल गई और किसानों ने सोचा कि इस घृणित व्यवस्था को अब जड़ से उखाड़ करके फेंक देने का समय आ गया है। तो किसानों ने प्रारंभ में शांतिपूर्ण उपायों से अपना प्रतिरोध किया। उन्होंने जो है ये उम्मीद की कि संभवतः जो सरकार है, कंपनी की सरकार है, वो ये ब्रिटिश सरकार जो है वो किसानों की सहायता करेगा। 1857 के बाद सीधे सीधे भारत जो है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था। उसके पहले कंपनी की सरकार थी। तो किसानों ने सोचा कि ब्रिटिश सरकार उनकी सहायता करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ढेर सारे आवेदन दिए और शांतिपूर्ण प्रतिरोध आयोजित किए। उन्होंने संगठित होकर के उनके विरुद्ध अपना शिकायती पत्र दिए अधिकारियों को। सितंबर 1859 में उनका क्रोध अब काबू के बाहर हो गया किसानों का, और उन्होंने नील की खेती करने से सीधे सीधे इनकार कर दिया। तो विद्रोह सर्वप्रथम गोविंदपुर गांव में प्रारंभ हुआ। गोविंदपुर गांव नाडिया जिले में है, बंगाल के। और इस गांव में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में उन्होंने नील की खेती करने से इनकार कर दिया।
तो इस तरह से आगे चल के हम देखते हैं दीनबंधु मित्र जो है उन्होंने नील दर्पण नामक एक पुस्तक लिखी थी और उसमें उन्होंने नाटक लिखा था और उसमें उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया था। तो इस तरह से जब नील की खेती करने से किसानों ने इनकार कर दिया और जब नीलहे जो थे यूरोपीय तो उन्होंने इस किसानों के इस हिमाकत को आप कह लीजिए या किसानों द्वारा विद्रोह करने को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने उनके विद्रोह को दबाने का पूरा प्रयास किया और उन्होंने सैकड़ों लठैतों को उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए अर्थात किसानों के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो किसानों ने भी अपने हथियार निकाल लिए। उन्होंने भी जो उनके पास भाले कुल्हाड़े लाठियां इत्यादि थी उनको इकट्ठा करके उनसे उन्होंने यूरोपियों द्वारा या नीलों द्वारा भेजे गए लठैतों का मुकाबला किया। किसान विद्रोह और नील की खेती के विरुद्ध जो ये आंदोलन था वो बड़ी तेजी से बहुत सारे दूसरे क्षेत्रों में भी फैलने लगा। जो कि नाडिया से शुरू हुआ था वो पूरे बंगाल में धीरे धीरे फैल गया। किसानों ने अग्रिम राशि लेना बंद कर दिया और किसी भी प्रकार का अनुबंध स्वीकार करना उन्होंने बंद कर दिया। आत्मरक्षा के लिए उन्होंने जो भी हथियार उनके पास था उन्होंने भी उसका भरपूर प्रयोग किया। 1860 के बसंत में पुनः नील विद्रोह भड़क उठा। पूरे बंगाल को जहां नील की खेती होती थी इस विद्रोह ने अपने चपेट में ले लिया। हजारों की संख्या में किसानों ने अपनी रक्षा करते हुए नील फैक्ट्रियों पर आक्रमण किया, नील के कारखानों पर हमला किया, उन्हें आग के हवाले करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की कोशिश पर उन्होंने पुलिस चौकियों के ऊपर भी आक्रमण किया। तो नीलहों ने अब अपने जमींदारी अधिकारों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। उन्होंने विद्रोहियों को उनकी जमीन से बेदखल करना प्रारंभ किया और उन्होंने विद्रोही किसानों को ये भय दिखाया कि उनकी सारी जमीन जो है वो हड़प लेंगे, कुर्क कर लेंगे। किसानों ने भी इसका विरोध किया और शारीरिक रूप से इसके खिलाफ धीरे धीरे इस अभियान के खिलाफ जो है वो हो गए। और साथ ही साथ धीरे धीरे के मतलब शारीरिक रूप से कहने का मतलब यह है कि वो जो भी हथियार वगैरह के सहारे उनके कारिंदों से तो लड़ते ही थे, लेकिन धीरे धीरे वो कानून का उपयोग करना भी सीख गए। ये एक बड़ी अच्छी बात थी। और उन्होंने एक होकर के संगठित होकर के चंदा इकट्ठा किया और उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा लड़ने का भी निश्चय किया नीलों के खिलाफ। और साथ ही साथ उन्होंने उनका एक तरह से जो नीलहे थे उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया। नीलहों के यहाँ जो बंगाली जो थे वो नौकरों वगैरह के रूप में या अन्य किसी रूप में काम करते थे उनसे उन्होंने उनका काम छोड़ने के लिए कहा और ये कहा कि भाई ये हमारा शोषण करते हैं, ये हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, अतः इनके यहाँ हम कोई भी सेवा का कार्य नहीं करेंगे और उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। अंततः नीलहों ने हार कर अपनी फैक्ट्रियां बंद करना प्रारंभ किया और 1860 के अंत तक जो है वो नील की खेती बंगाल में समाप्त हो गई। तो इसके पीछे कई कारण थे नील की खेती समाप्त होने के पीछे, जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने इसमें इंटरवीन किया, इसमें मध्यस्थता की तथा 1860 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार जो थी उसने जब देखा कि ये जो विरोध है, ये प्रतिरोध है वो पूरे बंगाल में फैला हुआ है और इसका बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव ब्रिटिश सरकार के ऊपर पड़ रहा है, तो उन्होंने 1860 में एक इंडिगो कमीशन या नील आयोग अपॉइंट किया और इस आयोग को ये कहा गया कि नील की खेती की जो व्यवस्था है ये आयोग उसकी जांच करे। तो नील आयोग अधिनियम 1862 में पास हुआ। जब कमीशन ने जांच किया तो जांच करने के बाद उसने पाया कि वास्तव में जो नील की खेती होती है उसमें
बहुत सारी कमियां हैं, किसानों पर बड़ा अत्याचार होता है। तो इसलिए 1862 में एक नील आयोग अधिनियम या इंडिगो कमीशन एक्ट पास किया गया और उसके जरिए नील की खेती को नियंत्रित करने और किसानों के अधिकारों को की सुरक्षा करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा धीरे धीरे नील की खेती जो थी वो कम होती गई और उसका कारण ये था कि भाई नील विद्रोह में रैयतों की सफलता को देखते हुए नीलों ने धीरे धीरे नील की खेती को समाप्त करना प्रारंभ किया। तो नील विद्रोह में रैयतों की सफलता का मुख्य कारण ये था कि पहली बात तो नेतृत्व थी, उनको एक नेता मिल गया था और साथ ही साथ आपसी सहयोग उनमें काफी था और वो संगठन में या संगठित होकर के रहते थे, उनमें काफी अनुशासन था। और इस विद्रोह की सफलता का दूसरा मुख्य कारण यह था कि इसमें जो है हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर के गजब की एकता का प्रदर्शन किया, नेतृत्व में भी और संगठन में भी। तो इस आंदोलन का नेतृत्व धनी रैयतों और कभी कभी कुछ जमींदारों, साहूकारों एवं नीलहों के भूतपूर्व सेवकों ने किया जो उनके यहाँ काम करते थे। तो इस तरह से इस आंदोलन का मुख्य पहलू था कि इस आंदोलन के दौरान बंगाल का जो शिक्षित वर्ग था वो भी सामने आया। बंगाल का शिक्षित वर्ग सामने आया और बंगाल के शिक्षित वर्ग ने इसमें उनकी सहायता की। अब जैसे जो ब्रिटिश प्रेस वगैरह था, समाचार पत्र वगैरह थे, समाचार पत्रों में भी किसानों की दशा के बारे में लिखा गया। ये समाचार पत्र जो थे वो भी किसानों के समर्थन में आ गया है और जोर शोर से उन्होंने नील की खेती से उत्पन्न जो बुराइयां थी उनके बारे में लिखना प्रारंभ किया। किसानों की शिकायतों का दस्तावेज तैयार किया गया और किसानों के कानूनी संघर्ष में जो समाचार पत्र था, प्रेस था, बुद्धिजीवी वर्ग था, उन्होंने उनका भरपूर समर्थन किया। तो इस संदर्भ में हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। हरीश चंद्र मुखर्जी ने नियमित रिपोर्ट प्रकाशित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने संवाददाताओं की सामग्री को प्रकाशित किया और स्वयं भी अपने गंभीर एवं गहरे ज्ञान का उपयोग करते हुए किसानों की दशा के विषय में उन्होंने लिखा। तो नील विद्रोह के ऐतिहासिक एवं राजनीतिक महत्व को दर्शाते हुए उन्होंने श्री हरिश्चंद्र मुखर्जी जी ने 1860 में लिखा था कि बंगाल को अपने किसानों पर गर्व होना चाहिए। और बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में इस नीलहों के दमन का बड़ा ही मर्मस्पर्शी और हृदयग्राही चित्रण किया है। तो नील विद्रोह में बुद्धिजीवियों की भूमिका ने उदीयमान राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों के ऊपर बहुत ही गहरी छाप छोड़ी और साथ ही अपने हम ये कह सकते हैं कि अपने राजनीतिक जीवन के उषा काल में ही उन्होंने एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन को विदेशियों के विरुद्ध अपना समर्थन दिया बुद्धिजीवियों ने। तो इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक परंपरा की स्थापना की। जहां तक सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न है तो जैसे हमने आपको बताया कमीशन तो नियुक्त किया ही था इस विद्रोह के प्रति, फिर भी सरकार की प्रतिक्रिया जो थी वो बहुत नियंत्रित थी, उतनी कठोर नहीं थी जितनी की उम्मीद की जा रही थी। और नागरिक विद्रोह और जनजातीय विद्रोह के समय में सरकार की प्रतिक्रिया ज्यादा उग्र थी, लेकिन यहाँ पर उतनी कठोर नहीं थी। तो सरकार ने 1857 के विद्रोह और संथाल विद्रोह का अनुभव कर लिया था पहले, और अभी कुछ सालों पहले ही 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ था। उसमें उन्होंने
हिंदुओं मुसलमानों की एकता देखी थी, साथ ही साथ उसमें जन भागीदारी जो थी उसका भी उन्होंने अनुभव किया था। तो इसलिए जो है सरकार, जो एक तरह से आप कह लीजिए कि भारतीय जनता और भारतीय किसानों का जो बदला हुआ मिजाज था उसको उन्होंने पहचान लिया था। तो सरकार बुद्धिजीवियों द्वारा किए गए इसके समर्थन से भी प्रभावित हुई। तो सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए जो कमीशन नियुक्त किया था उसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं। कमीशन के फैसलों, कमीशन की जो सिफारिशें थी उसको देखते हुए उन्होंने नील आयोग अधिनियम भी पास किया। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है ये जो नील की खेती थी वो समाप्त होने लगी और धीरे धीरे कम होने लगी। तो आगे चल करके अगर हम ये देखें कि ये जो विद्रोह था, इस विद्रोह के बहुत सारे फायदे हुए। पहली बात तो ये हुई कि इस विद्रोह ने किसानों के अंदर जागरूकता पैदा की, एकरूपता, उनमें एकता की भावना आई। आगे चल करके हम देखते हैं बहुत सारे दूसरे किसान विद्रोह हुए। तो उन किसान विद्रोहों के लिए एक नजीर के रूप में, एक उदाहरण के रूप में इस नील विद्रोह ने काम किया और आगे के विद्रोहियों के विद्रोह के लिए एक तरह से जमीन तैयार करने में मदद मिली इससे। तो इस विद्रोह की जो विरासत थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वो भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में हम कह सकते हैं कि इंडिगो रिवोल्ट जो था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में जाना जाता है। और इसे आर्थिक शोषण और अन्याय के विरुद्ध एक सांकेतिक प्रतिरोध के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से मित्रों जो मुख्य मुख्य बिंदु थे उसके ऊपर हमने चर्चा की। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप, मैंने पहले भी निवेदन किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य विषय पर वीडियो लेकर के, जो कि मोस्ट प्रोबेबली किसान विद्रोह से ही संबंधित हो। एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार।